प्रॉब्लम एक्चुअली झूठ बोलने वालों से नहीं होती है, प्रॉब्लम उन लोगों से होती है जो कि सच को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं। ध्रुव राठी उनमें से ही एक ऐसा बंदा है। आपने सबने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार कुछ गरेड़िया कहीं पे रहते थे और एक बच्चा, शरारती बच्चा जाके चिल्लाने लगा कि वुल्फ आ गया। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, उसके बाद से लोग उसकी बात को सुनना ही छोड़ दिए। और जब एक्चुअली में वुल्फ आता है तो क्या होता है, वो सारे शीप को खा जाता है और सारे लोग जो ग्रुप था गरेड़िया का बिकम्स एन इवेंचुअल कैजुअलिटी। तो यहाँ पे ध्रुव राठी या फिर रवीश कुमार जैसे लोग उसी शैतान बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, पर वो हर समय इतने उसको एक्सट्रीमिटीज पे ले जाते हैं, ऐसा डूम्सडे प्रेडिक्शन देते हैं कि यार अब नहीं तो कभी नहीं, अब इंडिया नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है, कि लोग उनके सारा जो वो बात कन्वे करना चाहते हैं, पीपल टेंड टू टेक इट मोर एज अ काइंड ऑफ अ जोक, दे सी इट एज अ प्रोपेगेंडा। और अनफॉर्चुनेटली अगर फ्यूचर में बीजेपी इतनी पावरफुल हो जाती है और वो एक्चुअली में इस तरीके से स्टेप्स लेना शुरू करती है, तो उस समय जो भी बंदा इसका क्रिटिक कर रहा होगा, he or she will also get ignored just because ध्रुव राठी जैसे लोगों ने इतना बार डूम्सडे प्रेडिक्शन, इतनी बार फॉल्स कॉल दे दिया है कि यार भेड़िया आ रहा है, that people have become immune to such calls। का जो वीडियो है ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनका लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, एंड हेंस आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने 4-5 पार्ट में तोड़ा है। पहला जो राठी का क्रिटिसिज्म है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, उस पर बात करेंगे। सेकंड, द रोल ऑफ मीडिया। थर्ड, मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक ईडी या इलेक्शन कमीशन। फोर्थ, इसने बोला है, प्रश्न उठाया है कि जो पब्लिक है वो भक्त बन गई है और भक्त बन के जब ऐसे गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट एक्चुअली में कुछ डिलीवर नहीं करती है, सिर्फ सेंटिमेंट्स को फ्लेयर करके और पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वोट देती है। तो थोड़ा गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स पे भी बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप आपके देश को जो पार्टी चला रही है, जो गवर्नमेंट चला रही है, उसका क्रिटिसिज्म के साथ साथ उसके अचीवमेंट्स पे भी बात करें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस, बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट टॉपिक हम लोग उठाएंगे वो है जो टॉपिक राठी के थंबनेल में था, इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो राठी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, इंटरफेरेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट हो रहा है, और उसका एक एग्जांपल, वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स में ले लेते हैं कि यार वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स रिलीज नहीं कर रही और प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने दे रही। तो ये इनका आर्गुमेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर आर्गुमेंट। 2008 या 9 के आसपास कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था, जहाँ पे लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था अगेंस्ट यूपीए गवर्नमेंट, और उसमें फेवर में वोट करने के लिए कुछ बीजेपी के एमपीज को उन्होंने, कांग्रेस वालों ने पैसे दिए थे। इन्होंने, जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाकर के वो पूरा दिखाया था कि किस तरह उन्हें पैसे दिए गए हैं। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, अगर आप थोड़ा भी गूगल सर्च कर लें, बेसिक गूगल सर्च भी आपको पता चल जाएगी कि ये आज से नहीं हो रहा है, ये हर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज डेफिनेटली अ इशू, बट दिस इशू इज नॉट अ बीजेपी इशू कि यार ये लोग आकर के इस चीज़ का इजाद किए हैं और इनके चले जाने से हॉर्स। कमिंग टू द सेकंड पार्ट की इंटरफेरेंस विद द गवर्नमेंट, तो अगेन इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। लेट अस टॉक सम डेटा। जवाहरलाल नेहरू 15 साल के अपने प्राइम मिनिस्टर काल में टोटल 27 टाइम्स आर्टिकल 356 का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किए थे। इंदिरा गांधी ने ये काम अराउंड 39 टाइम्स किया था, एंड इट वाज हाईएस्ट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। अब आप बोलेंगे कि यार 50 साल पहले की बात हम क्यों करें, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। बाप दादा ने जो किया उसका खामियाजा आज की जनरेशन को तो आप नहीं दे सकते हैं। और सही बात भी है, अब जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस था तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि जो प्रहलाद है वो भी राक्षस ही हो। तो आइए हम लोग देखते हैं जो रिसेंट सबसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जो फॉर्म किया था कांग्रेस ने और उनके अलाइज ने मिलकर के 2004 से 14 तक, उसमें क्या हुआ था। तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा जो कि आपको बता देगा कि कितनी डेमोक्रेसी उस समय थी। अगर आपको नहीं पता है तो उस समय एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल करके एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी जिसकी हेड थी सोनिया गांधी, एंड दिस कमेटी हैड अ डायरेक्ट ओवरसाइट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द पीएम। कोई भी फाइल वहाँ पे पास होने से पहले वो पहले एनएससी के पास जाती थी। पीएम कितनी बार तो खुद वहाँ पर जाकर के उन्होंने फाइल्स दिखाए हैं, उस पर ओपिनियन सॉर्ट किए हैं। अब एक बात समझने वाली कि एनएससी है क्या, इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ एनएससी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो। तो आपको पता है कि जब देश में मिनिस्टर्स बनते हैं या स्टेट में भी मिनिस्टर बनते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ओथ लेते हैं, और इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आप जाकर के सोनिया गांधी के घर पे डिस्कस करते हैं। बाय द वे, सोनिया गांधी वाज नॉट इवन द कैबिनेट मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इकलौता एग्जाम्पल इनफ है ये शो करने के लिए किस तरीके से 10 साल देश चलाया गया है, कि जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है और प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है, इट इज फंक्शनिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं ओवरसाइट ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनली नॉमिनेटेड बॉडी। अब मेरी बात पे आप नहीं यकीन करना मत करो, आप जाकर के संजय बारू की बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ो। अब संजय बारू को मैं क्यों साइड कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और क्रिटिक को साइड करूंगा जो आरएसएस है, बीजेपी को, तो फिर आपके दिमाग में डाउट आएगा। संजय बारू जो थे, ही वाज अपॉइंटेड बाय पीएम मनमोहन सिंह हिमसेल्फ एज अ मीडिया एडवाइजर। तो आप समझ सकते हैं कि वो ट्रस्टेड थे, लॉयल थे,
और अगर वो कुछ ऐसा क्रिटिक लिख रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली वेट होगा ही। अगर आपको बुक नहीं पढ़ने का समय है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है ये मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप उसको ही जाके एक बार देखो और समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से उस समय गवर्नमेंट चलाया जा रहा था। और जहाँ तक बात आती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से इंटरफेयर करने के लिए, तो भाई पीआईबी जो है उसका एक लंबा सा आर्टिकल आया हुआ है, उसमें देखो कि मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है कि 25 लाख जो है इनवैलिड आधार कार्ड बनाए गए हैं ऑफ रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशी जो कि बंगाल में आके सेटल कर गए हैं। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सिंपली उसको डिनाई कर सकती थी, एक एटीआर बना के भेजती और बोलती भाई आपका जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट मिसलीडिंग है, गलत है, ये लोग तो प्रॉपर बंगाल के ही रेसिडेंट है, बात खत्म हो जाता। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सैट ऑन दैट, एटीआर नहीं गया और उसके बाद ये एक्शन लिया गया कि ये सब जो फंड्स है उसको फ्रीज किया जाए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो फंड है वो सही बेनिफिशियरी के पास पहुंचना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता है कि आप राजीव गांधी के स्टाइल में कि मैं 1 रुपया देता हूँ और उसमें 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने फंड इसी चीज को लेकर रोका कि जब तक आप एटीआर नहीं देते हो ये फंड रिलीज नहीं। अब सोचिए कितनी गजब की बात है कि जब रोहिंग्या और इनकी बात आती है कि आप इनका फंड रोक रहे हो कि इनके नाम पे फेक वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, तब ये लोग आकर के बोलते हैं कि नहीं आप फंड रिलीज करो, हम आपको कोई प्रूफ नहीं देंगे कि ये लोग फेक हैं, इनका रेसिडेंशियल कोई प्रूफ या सर्टिफिकेट हम कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब बात आती है सीएए की कि जो हिंदूज पाकिस्तान में बेचारे उनका फोर्स कन्वर्जन हो रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, नॉट ओनली हिंदूज बट क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन जो भी हैं उनका, और उनको जब बात आती है कि इंडिया में बुलाया जाए, उनको रेसिडेंस दिया जाए, तो उस पर सारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्ञान इनका निकल करके आ जाता है कि नहीं ये प्रोविजन ब्रीच हो जाएगा, वो प्रोविजन ब्रीच हो जाएगा, और यही ज्ञान इनका रोहिंग्यास के लिए निकल के नहीं आता। दूसरा इन्होंने बात किया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। बहुत सही बात है। इसमें इन्होंने इंडिया को इक्वेट कर दिया नॉर्थ कोरिया से कि नॉर्थ कोरिया में भी भाई इलेक्शंस होते हैं और एंड ऑल दैट, इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं। दूसरा, और साथ ही इन्होंने इक्वेट कर दिया कि बीजेपी का मिसयूटिलाइजेशन ऑफ ईडी, स्पेसिफिकली ईडी एंड सीबीआई, की बीजेपी एक वॉशिंग पाउडर है, जो भी इसमें आ जाती है वो अचानक से साफ हो जाती है, जो इसमें नहीं रहती है उस पर सारे करप्शन के चार्जेस लगते हैं। चलिए इसको भी डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं ध्रुव एक बात समझो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ना जो वोटिंग होता है उसमें सबको ये पता होता है कि 100% वोट एक ही पार्टी को जाएगा। रशिया के अंदर भी जो अपोजिशन होता है, अभी नेवेल्नी जो थे वो मार दिए गए, उन पर नोविचक का अटैक हुआ था जो कि एक नर्व एजेंट होता है, और हाल में पता चला कि वो एक्सपायर भी कर गया। ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि किसने करवाया होगा ये सब। इंडिया के अंदर स्टिल जो चुनाव होते हैं उसमें 60 to 65% ऑफ वोटर स्टिल वोट अगेंस्ट बीजेपी। तो अगर ये नॉर्थ कोरिया वाली हालत होती है ना, तो जो वोटिंग अगेंस्ट बीजेपी हो रही होती है वो 65% नहीं, वो 6.5% होती है या फिर उससे भी कम होती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने एग्जाम्पल जो दिया था इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का आपने एग्जाम्पल दिया। बहुत ही दुख की बात है, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो हुआ है और उसको लेकर के जो वहाँ का जो ऑफिसर था उसको भी मैंने सुना है कि शायद जेल वगैरह हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट इट, और होना भी चाहिए। एंड इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी है ना अपने में बहुत वल्नरेबल होती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट ऑल पार्टीज, बिकॉज पार्टीज का जो टेंडेंसी होता है वो यही होता है कि टू कम इन पावर। अगर उनको फ्री स्पेस दिखेगा वो चाहेंगे कि भाई साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करके पावर में आए। तो आपके इस पॉइंट से मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। दिक्कत मेरा ये है कि आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये जो चुनाव में घपलेबाजी जो होती है वो सिर्फ बीजेपी करती है, तो यहाँ पर आप पॉलिसी और पॉलिटिक्स को मिक्स कर देते हो। अभी इंडिया टुडे का ये न्यूज देखो, यहाँ पर कोई और नहीं, खड़गे जो कांग्रेस के हेड है वो अभी क्या बोल रहे हैं, खड़गे टॉक्स अबाउट अनफेयर इलेक्शंस इन कोलकाता, और वो कोलकाता के अंदर मेयोरियल इलेक्शन में लोग तो बैलेट बॉक्स लेके ही भाग जा रहे हैं। बैलेट बॉक्स कितनी बार मिल रहा है, पानी में फेंका हुआ मिल रहा है, इंक उस पर डाल दिया गया, जला दिया गया, राइट। तो ये भी एक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ही थी शायद, पर आपने इस पर कोई भी वीडियो बनाना सही नहीं समझा, बिकॉज अगेन आपका प्रोपेगेंडा और आपका एजेंडा रास्ते में आ जाता है इसके। इससे एक और भी चीज क्लियर होती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट अभी तक बैलेट बॉक्स यूज क्यों कर रही है। अगर आप 1980s में, चूंकि मैं बिहार का हूं तो एग्जांपल बिहार का दूंगा, जो भी बॉर्न है 1980s में, उनसे आप पूछ लीजिए कि किस तरीके से बैलेट बॉक्स का फर्जीवाड़ा होता था बिहार के अंदर। सबसे पहले तो आप वोट देने नहीं जा सकते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मैन आपको रोकते थे। आप वोट देने चले गए तो वहां पहले ही आपका वोटर आईडी कलेक्ट करके कोई और बैलेट बॉक्स पे ठप्पा मार रहा है। खुदा न खास्ता किसी को पता चल गया कि यार इस जो क्षेत्र में जो वोट पड़ रहा है वो अपोजिशन पार्टी को पड़ रहा है, तो बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था, उसमें इंक डाल दिया जाता था। तो जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है ईवीएम की, तो हम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। अब अगेन इस पे इनका ह्यू एंड क्राई रहेगा कि यार ईवीएम फज हो जाता है, ये हो जाता है। तो भाई ये सब बकवास बातें हैं, बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर ने ओपन इन्विटेशन दिया था इन लोगों को, जब आप पार्टी मेंबर के वो सौरभ भारद्वाज ने चैलेंज किया था इंजीनियरिंग स्किल्स दिखा करके, ये हैक हो जाता है, वो हो जाता है। नोबडी वेंट टू टेक अप दैट चैलेंज ऑफ इलेक्शन कमीशन। किसी ने
वहां पर जाकर के नहीं दिखाया कि नहीं देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आई हैव सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विद मी, कि किस तरीके से ये सिस्टम हैक हो सकता है। किसी ने ऐसा नहीं किया, तो बस अफवाह उड़ा दिया। नंबर 2, उसी इलेक्शन, उसी ईवीएम को यूज करके हिमाचल, कर्नाटक, बंगाल जब आप जीत जाते हो तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाता है, और उसी ईवीएम को यूज करके जब हार जाते हो तो ईवीएम पे डाउट क्रिएट कर देते हो। मैंने दिस शोज कि ईवीएम इज फुल प्रूफ, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है सच। बैलेट में बहुत सारा स्कोप है चोरी चपाटी का, तो ये भी एक हमारे पास केस इन पॉइंट है दैट हाउ वी नीड टू रिप्लेस ईवीएम इवन एट द लोकल लेवल, पंचायत लेवल इलेक्शंस, एंड नॉट जस्ट यूज इट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इलेक्शंस। मैं बात की थी वॉशिंग पाउडर निर्मा वाली की, बीजेपी में आते हो तो सब भूल जाते हैं। तो अगेन दिस इज अ रियल पॉलिटिक्स। आई टोटली एग्री विथ यू कि ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जो कि डिस्पाइट बीइंग अ वोटर ऑफ बीजेपी आई डोंट लाइक इट, कि यार ये आप कैसे कर सकते हो। एवरीबडी नोज अबाउट द एंटीसीडेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी एनसीपी, लेकिन दिस इज अ रियल पॉलिटिक्स। ये सारे पार्टी ऐसा कर रहे हैं। अब इसका केस इन पॉइंट आप देखो कि नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाते हैं, उसके बाद 2 साल बाद स्विच करके आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस कर लो। जब वो बीजेपी में होते हैं तो वही आरजेडी उन पे चार्जेस लगाती है, मिस गवर्नेंस और इसका उसका, और वही जब चले जाते हैं आरजेडी के साथ तो बड़े अच्छे सुशासन बाबू बन जाते हैं। तो ये काम तो आप भी इंगेज करो ना इस काम में। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि 2013 के अंदर मैं IIT के अंदर था, फाइनल ईयर था मेरा, और उस समय आम आदमी पार्टी राइज कर रही थी, एंड आई पर्सनली यूज्ड टू कैंपेन फॉर आम आदमी पार्टी। मेरा स्लोगन था IITians फॉर IITians, बिकॉज अरविंद केजरीवाल IIT खड़गपुर के स्टूडेंट रहे हैं। प्रॉमिस क्या था केजरीवाल का कि मैं पावर में आऊंगा तो जितने करप्ट हैं, लालू, मुलायम, ये वो फलाना ढिमकाना, सबको जेल में डाल दूंगा, सारे के अगेंस्ट मेरे पास फाइल्स हैं जी, प्रूफ हैं जी। वही केजरीवाल खड़ा होता है महागठबंधन में, इन लोगों के साथ हाथ मिलाता है। तो आप बताइए कि ट्रस्ट फैक्टर कहाँ गया। आप बताइए कि वॉशिंग पाउडर जो आप मोदी को बता रहे हो, तो वॉशिंग पाउडर जो आपके जो पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, एवरीबडी नोज कि यू आर अ मेंबर ऑफ AAP पार्टी, वहां पर कहाँ चला जाता है ये वॉशिंग पाउडर वाला आपका थ्योरी। तो अगेन दिस शोज कि आपको पॉलिसी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको रिफॉर्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ एक प्योर पे पॉलिटिक्स करना है, एक बायस्ड ओपिनियनेटेड थॉट प्रोसेस को परोसना है, ताकि चाहे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में यूज करके उसको बहुत अच्छा मेकअप दे देना है, और ताकि जो एक गलेबल ऑडियंस है वो उस प्रेजेंटेशन को ही देख के एकदम समझ जाए कि भाई अब तो एकदम इंडिया में डेमोक्रेसी चली गई है, और उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि हम बीजेपी को हटा के AAP को या फिर कांग्रेस को या फिर ममता दीदी को ले आए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर देखना है तो इशरत जहां केस में अमित शाह का जो जेल कराया गया था वो क्या था, वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं था क्या। नरेंद्र मोदी के ऊपर मल्टीपल SITs बैठ जाती हैं। 10 साल तो केस तब चला जब UPA पावर में थी गवर्नमेंट में, एंड इवेंचुअली ही कम्स आउट विद अ क्लीन चिट। लेकिन आप आज तक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि नरेंद्र मोदी द बुचर ऑफ गुजरात, सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू इंडिया टुडे के साथ देखिए, जहाँ पे वो और दिग्विजय सिंह दोनों एक ही मंच पे मौजूद थे, और यहाँ पर वो क्या बताते हैं आप देखिए। अब आप बताइए कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से सपोर्ट मांग रहा है कि भाई हमें राइट्स को कंट्रोल करना है, हेल्प भेजिए, और आप जानबूझ करके वो राइट्स होने देते हो सो दैट आपको उसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिले। अब आप बताइए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। अरे मैं और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। ये मुंह में उंगली डालने वाली सेम गोज फॉर द ऑपोजिशन। तो यार अगर हेमंत सोरेन पे रेड हो रहा है या सिसोदिया पे रेड हो रहा है तो बिल्कुल होगा रेड, जिसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं उस पर रेड हो गई। हाँ, मैं ये अग्री करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है बीजेपी के अंदर करप्ट लोग नहीं होंगे, बट अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ रियल पॉलिटिक्स। कोई भी पार्टी ऐसी, अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो नहीं बोले कि नहीं देखिए जी हमारे अंदर ही करप्ट लोग हैं। इनफैक्ट केजरीवाल ने बहुत बड़ा ड्रामा किया था कि अगर कोई भी करप्शन चार्जेस होगा हमारे ऊपर तो हम ही पहले रिजिग्नेशन दे देंगे और उसके बाद हम केस चलवाएंगे और उस पर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और जब अपनी बारी आई तो वो बोलता है कि मैं जेल के अंदर से CM पद का कार्यभार संभाले रखूंगा। तो एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, पॉइंट इज कि अगर आपको लगता है कि आप पे फॉल्स चार्जेस हैं तो आप कोर्ट में जाइए, आप बेल के लिए अप्लाई करिए। सिसोदिया वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड हिज बेल वाज रिजेक्टेड 3 times, क्योंकि इवन द कोर्ट्स कंकर विद ED एंड CBI दैट दिस मैन इज हैज अ कैपेबिलिटी कि अगर ये बाहर आता है तो ये फर्ज कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ, जो कि बहुत बार देखा भी गया कि आपने किया है। आपने जा करके
गवर्नमेंट ऑफिस में ताला तोड़ करके डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, उसके फोटो कॉपी, उसके ओरिजिनल कॉपीज जो है उसमें हेराफेरी कर दिया आप लोगों ने। तो पॉइंट बीइंग कि स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू आर होलियर देन दाउ। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जेल का जो प्रोसेस क्या होता है कि पुलिस आपको उठा के जेल ले जा सकती है, एंड आई थिंक 24 या 48 आवर्स के अंदर आपको सीजीएम, चीफ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर वो केस सुनते हैं एंड ही डिसाइड्स कि यार आपको कंटिन्यू करना है, आपको जेल में रखना, या फिर आपको ट्रायल जिस समय आपका चलेगा उस समय आप बाहर निकल सकते हो। तो अगर कोर्ट कंकर कर रहा है तो आप फिर क्या करना चाहोगे? आपको कोर्ट पे भी यकीन नहीं है। मतलब दिस इज कंप्लीट बुलशिट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। तो एनीवे द्राठी, तुम्हारा काम है कि तुम प्रोपेगेंडा फैलाओ जर्मनी से बैठ करके, और हम देश में बैठ करके तुम्हारे प्रोपेगेंडा को एनालाइज करेंगे और उसे बस्ट करेंगे जहाँ पे भी करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि तुम अपने को सेकुलर, लिबरल, एजुकेटेड, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले बंदे बोलते हो, बट ये सब तुमने मास बोल रखा है। बट डीप डाउन यू आर नथिंग बट अ टूल इन हैंड ऑफ यू पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि एक एजेंडा को ही प्रोपेगेट करता है। बट हाँ, ये मानना पड़ेगा तुम्हारे बारे में बहुत सटल तरीके से करते हो। यू आर वेरी मच रिफाइंड इन दैट आर्ट। 8 साल का यूट्यूब एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट तो आएगा ही। आई होप कि अभी तक जो क्रिटिक है वो सुनकर तुम्हारे ट्रोलर्स मेरे पीछे नहीं लग जाए, क्योंकि अगर लग भी जाता है तो फिर मैं यही डायलॉग मारूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हम जैसे छोटे लोगों से डर गया। वेट, ये डायलॉग किसी और ने भी मारा था क्या? मारा था अगेन थ्रू राठी, बीइंग थ्रू राठी, वन साइडेड लगा दिया कि ऑपोजिशन और मीडिया तो बस बीजेपी के कंट्रोल में। भाई ये सबके ऊपर जो कंट्रोल की बात हुई, तो अगेन आपके जितने भी पोर्टल्स हैं, न्यूज़ मिनट, स्क्रॉल, न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, और एटलीस्ट 2022 जब रवीश कुमार एनडीटीवी में थे तब तक जो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो अगर ये नॉर्थ कोरिया से जो आपने कंपैरिजन किया ना, अगर वो वैसा सिनारियो अगर होता तो ये लोग 2014 में ही इनका सफाया हो गया होता, राइट। आपने देखा है कि फार्मर प्रोटेस्ट को किस तरीके से कवर किया गया, शाहीन बाग किस तरीके से कवर हुआ, पूरे इंडिया भर में उसको लेकर के प्रोटेस्ट और मार्चेस सब निकले। ये अलग बात है कि वो कुछ लोग, ये अलग बात है कि कुछ उसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे, कुछ उसको वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, बट दैट इज टोटली सेपरेट। पॉइंट है कि इट वाज अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड इट गॉट ट्रैक्शन एंड इट गॉट अटेंशन फ्रॉम मीडिया एज वेल। तो ये बोल देना कि मीडिया को कर्ब कर दिया है, ये गलत बात है। अगर आप, हाँ, आपके मीडिया के जो ऑथेंटिसिटी और जो क्रेडिबिलिटी है, अगर वो डाउन होगी तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो उस पर आपको रिफ्लेक्ट करना होगा। आपने क्या किया कि हर समय जो भी एक अपोजिंग वॉइस था उसको गोदी मीडिया करके यू ट्राई टू शट इट डाउन, यू नेवर ट्राई टू इंगेज एंड फाइंड आउट कि यार जो सामने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस पर भी थोड़ा सा राय विचार करें। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है द प्रिंट। तो जो शेखर गुप्ता थे वो अपने समय के बहुत बड़े लेफ्टिस्ट और एंटी मोदी थे। और दूसरा एग्जांपल जो मैं देखता हूँ वो है मोजो। तो वी ऑल नो अबाउट बरखा दत्त एज वेल, बट दे फिगर्ड आउट कि यार नहीं, आप एकदम ही एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेकर यार ये गवर्नमेंट मतलब ही डूम्सडे आ गया और देश में आग लग जाएगा, देश अरेबियन सी में डूब जाएगा, ऐसा आप नहीं अप्रोच ले सकते हो। तो दे स्टिल कंटिन्यू टू बी क्रिटिक, बट दे ट्राई टू ऑल्सो फिगर आउट कि यार जो गवर्नमेंट बोल रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम समझें, और जो अननेसेसरी जो एक आप लेकर के आ जाते हो प्रोपेगेंडा, उस चीज से बचने का, जो बस ओपिनियंस है, देयर इज नो फैक्ट, देयर इज नो नीड इन द न्यूज, वैसी टाइप की जो रिपोर्टिंग है उसको उन्होंने कर किया है। तो लोग आज भी उनको देखना पसंद करते हैं। मैं भी देखता हूँ मुझे को, वी ऑल नो कि बरखा दत्त आज भी कम क्रिटिक है, लेकिन क्रिटिक है मोदी एंड शी एग्जिस्ट्स। अब आप बोलोगे कि यार दूसरा पॉइंट, मैं जानता हूँ कि आपके जो चेले चपाटे हैं वो लेके आ जाएंगे कि यार द न्यूज मिनट पे रेड करा दिया, तो बिल्कुल रेड होगा। अगर चाइना का फंडिंग ले करके आपका एलिगेशन है तो वो एलिगेशन पे तो गवर्नमेंट रेड करेगी ना, ईडी सीबीआई रेड करके उसका फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। इफ यू कम आउट एज ट्रूथफुल तो फिर आप बताना कि किस तरह गवर्नमेंट ने आपको मैन हैंडल किया, आप अपना वॉइस रखना आप लोगों के सामने आकर के। बट ये कहना कि गवर्नमेंट आप पे रेड ही नहीं करे, आपसे सवाल ही नहीं पूछे बिकॉज आप मीडिया एजेंसी हो, तो दिस इज नॉट फेयर। इनफैक्ट बीबीसी को लेकर के भी जब ये हुआ कि बीबीसी ने जब डॉक्यूमेंट्री निकाली तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स का रेट कर दिया। सबसे पहली बात है कि आप डॉक्यूमेंट्री निकालने वाले होते कौन हो यार, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया। तो आपका तो ये एक इंपीरियलिस्ट माइंडसेट हो गया ना कि यार हम लंदन में बैठे हुए हैं, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और इंस्टीट्यूशन क्या होता है। मैंने बोल दिया कि यार मोदी गुजर और गुजरात है तो है, तो एंड विल शो व्हाटएवर वी वांट टू शो। इनफैक्ट यही मीडिया है, इस मीडिया का डबल स्टैंडर्ड देखो कि अगर आपने इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग किया जब गोधरा राइट्स को लेकर के, तो गोधरा राइट्स से पहले साबरमती एक्सप्रेस में जो कार सेवकों को जला दिया गया था उसके बारे में किसी को नहीं पता है। जब मैं मुंबई के अंदर TISS में पढ़ता था और हमें 24-25 साल के यंग लड़के लड़कियां जब आते थे सोशल वर्क डिपार्टमेंट वगैरह में, तो मैं उनसे पूछता था कि यार आपको पता है क्या ट्रेन ब्लास्ट के बारे में? तो बोलते कौन सा ट्रेन ब्लास्ट? Because everybody thought कि गोधरा started from the riots. That hardly there are few people who knows कि उससे पहले क्या हुआ था and what was the reaction to it.
तो इस तरीके से तो आपने बायस क्रिएट किया ना आपने इसमें रिपोर्टिंग में, जिसकी वजह से आपकी पूरी ट्रस्ट का इरोजन हो। समझो कि जो भी पार्टी पावर में रहेगी वो अपोजिशन और मीडिया पे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगी ही। और प्रेजेंटली, मैं पास में नहीं जा रहा हूँ, प्रेजेंटली अगर आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप शुरू करो डीएमके के साथ, डीएमके का कंट्रोल ओवर मीडिया कितना है, इसको आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं लिंक कर दूंगा नीचे, उसको पढ़ के आप समझो। 1989 का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, इंडिया टुडे पे है, विच टॉक्ड अबाउट मिस यूटिलाइजेशन ऑफ दूरदर्शन अगेंस्ट ऑपोजिशन। तो वहां पे आप सोचो कि ऐसा सिचुएशन था जहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ दूरदर्शन अपने काम को बस बताने के लिए नहीं, ऑपोजिशन के वॉइस को सप्रेस करने के लिए भी था। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम, जिस टाइम कोई और मीडिया था ही नहीं, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन तो भूल जाओ, टीवी के ऊपर भी दूसरा चैनल नहीं आता था। तो इस तरीके से तो आपने मोनोपोलाइज किया मीडिया को, पूरे डेमोक्रेसी का जो एक गला घोटा है दूरदर्शन का मिस यूटिलाइजेशन करके। तो उसके बारे में तो कभी किसी पे कोई चर्चा नहीं करता है। एनडीटीवी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो भी पूरा दूरदर्शन का ही सेट्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके एनडीटीवी का फॉर्मेशन हुआ। इनफैक्ट जब 25 ईयर ऑफ एनडीटीवी कंप्लीट हुआ था तो वो सेलिब्रेशन हुआ था राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन के अंदर यार कोई मीडिया हाउस का सेलिब्रेशन क्यों होगा, वो भी प्राइवेट मीडिया हाउस का, आप ये बताओ। अनटिल अनलेस वो मीडिया हाउस गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली नेट होकर के काम नहीं कर रहा। ये बात भी जो है, इस पे जो सवाल उठाया है, ये न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार जो हैं, रिपोर्टर्स, उसके वन ऑफ द फाइंडिंग रिपोर्टर्स ने ये सवाल उठाया। अगेन मैं एग्जांपल इसलिए साइट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्वराज, ऑफ इंडिया या फिर और न्यूज़पेपर को साइट करूंगा तो आप बोल दोगे व्हाट्सएप फॉरवर्ड है और गोदी मीडिया है। तो आई एम जस्ट साइटिंग द वेरी ओन चैनल्स व्हिच यू थिंक आर द क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच। और वो देखिए क्या बोलते हैं कि द प्रिविलेजेस एनडीटीवी हैड एंड द हैंड इन ग्लव अप्रोच एनडीटीवी हैड विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। और आप बोल रहे हो कि एनडीटीवी एकलौता फ्री चैनल था जिसको मोदी के दोस्त अडानी ने खरीद लिया। अरे भाई कैसे बचकाने बातें करते हो, मोदी के दोस्त अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। इससे पहले एनडीटीवी किसके पास था, एनडीटीवी के शेयर्स थे रिलायंस के पास, वो भी आप एक जमाने में बोलते हो मोदी के दोस्त। अचानक से क्या हो गया, अगर आप इस तरीके से बात बोल रहे हो कि मोदी के दोस्त, तो मोदी के दोस्त तो जाकर तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोदी के दोस्त पोर्ट बना रहे हैं केरला में। तो अब आप इस पर भी कुछ थोड़ी निकाल कर लाओगे किस तरीके से मोदी ने पूरे देश में अंधकार कर दिया है, सारी गवर्नमेंट्स को आर्म ट्विस्ट कर रहा है कि मेरे दोस्त को ही प्रोजेक्ट्स दो, नहीं तो मैं तुम्हें अरेबियन सी में फेंक दूंगा। कुछ ऐसा एकदम ऐसा खुराफाती सा कुछ आप बना के लाओ लोगों को डराने के लिए। और ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मीडिया किस तरीके से लोगों को भक्त बना रहा है, और जो लोग वोट नहीं करते बीजेपी को उनका नेम कॉलिंग करता है, नेमिंग एंड शेमिंग करता है। तो भाई इतना भी शॉर्ट साइटेड मत हो जाओ मेरे दोस्त ध्रुव राठी जी। नेमिंग एंड शेमिंग तो अपोजिशन के एमएलएस एमपीज ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के किया है, ये बोल करके कि द गोमूत्र स्टेट वोट्स फॉर बीजेपी। ये तो कोई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं होगी, कोई शब्द पार्लियामेंटेरियन की तो ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन ये लेवल ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग है। नेमिंग एंड शेमिंग तक भी अगर आप चुप रहते तो ठीक रहता, लेकिन आप तो डिविजिवनेस पे उतर है। आपने बोल दिया कि भाई नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं इसलिए वो वोट करते हैं मोदी के लिए, और साउथ इंडियन लिटरेट है इसलिए वोट करते हैं ऑपोजिशन के लिए। कल को मैं बता दे रहा हूँ कि कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्रा के लोग अगर कल को वोट कर दें फॉर बीजेपी इन द अपकमिंग 2024 इलेक्शन, तो आप उनको भी नॉर्थ इंडियन बोल के गाली देना चालू कर दोगे। तो ये तो आपकी मानसिक लेवल है, आपका हेट्रेड क्लियरली दिखता है, और आप फिर दूसरों को कॉल आउट करते हो कि यार वो नेमिंग एंड शेमिंग कर रहे हैं। आपसे बड़ा नेमिंग एंड शेमिंग करने वाला और लोगों को इमैच्योर बोलने वाला, बताने वाला और कोई हुआ है क्या? आपको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको, चलो मैं एक बिजनेस एग्जांपल से समझाता हूँ कि गुजरात के अंदर पहले HUL के ब्रांड्स बिका करते थे वॉशिंग पाउडर में, उसके बाद निरमा आ गया, निरमा ओवरटुक कंप्लीटली डिसमेटेड HUL इन गुजरात। तो अब HUL वहाँ पर जा करके कंज्यूमर्स को गाली नहीं देता है कि यार तुम इलिटरेट हो, यार तुम दो कौड़ी के हो इसलिए तुम वो खरीदते हो। HUL ये एनालिसिस करता है कि हम कहाँ पीछे रहते हैं। तो लेकिन दिक्कत क्या है, जो लिबरल पार्टी, सो कॉल्ड लिबरल पार्टीज है, लेफ्ट हुए, कांग्रेस हुए, टीएमसी, कि उनको वोट मिल जाए तो सब कुछ ठीक है, उनको वोट मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन ठीक, EVM ठीक, डेमोक्रेसी जिंदा है। बीजेपी को वोट मिल जाए तो लोग गोमूत्र वाले हो जाते हैं, अनपढ़ जाहिल हो जाते हैं। वही राजस्थान कल कांग्रेस को वोट दिया था तो बड़े डेमोक्रेटिक और सेकुलर हो गई वहाँ की जनता। वही राजस्थान आज बीजेपी को वोट दिया तो वो गोमूत्र जाइब्स उन पे आप लगा रहे हो। तो दिक्कत क्या है ना कि आपका जो प्रिंसिपल्स भी है ना वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो बदलते रहता है वो समय के साथ। तो आपका अगर कैरेक्टराइजेशन करना है तो वो ऐसे कर सकते हैं कि आप एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिसको अगर आप टॉफी दे दो और बोलो कि पापा अच्छे हैं ना, तो वो बोलेगा हाँ पापा अच्छे हैं। टॉफी छीन लो और बोलो पापा गंदे, पापा बदमाश, तो बोला हाँ पापा गंदे, पापा बदमाश। तो आप इस तरीके की बातें करते हो यार। बस डिफरेंस है कि आपके पास थोड़ा पैसा आ गया तो आप वही बातें बड़ा फ्लैशी बैकग्राउंड के साथ, एडिटिंग के साथ आप कर लेते हो, तो लोग को लगता है कि ऐसा बोल रहा होगा तो राठी बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को का जो जजमेंट वो मैंने सुना, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिकॉज अनलाइक यू वी डोंट से कि यार अगर जजमेंट मेरे फेवर में नहीं आया तो इंस्टीट्यूशन ही खराब।
लेकिन मेरा एक बेसिक प्रेमाइस ये है कि इलेक्टरल बॉन्ड्स का प्रोसेस क्या होता है। एक बैंक, एक इन्वेस्टर गया, वो SBI के पास गया, उसने पैसे जमा किए और बॉन्ड्स खरीदा। अब मान लो उसको ने 300 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, तो वो ऐसा तो नहीं है कि झोला में 300 करोड़ ला जाके दे देगा SBI को। ऑब्वियसली वो ऑनलाइन पेमेंट ही करेगा, चेक के थ्रू पेमेंट करेगा, और उसके एवज में उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मांगा जाएगा। वंस ही गेट्स दैट इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड जाकर के वो किस पार्टी के अकाउंट में सबमिट करता है, वो प्रोसेस को बस एनोनिमस रखा गया है। अब बात है कि आपके ही वीडियो में आपने बताया कि 18,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिके, जिसमें 10,000 करोड़ बीजेपी को आया, 1,000 करोड़ कांग्रेस, 900 करोड़ TMC, यानी कुल मिलाकर रिमेनिंग 8,000 करोड़ जो है वो ऑपोजिशन के पास गए। ठीक है, तो 10,000 करोड़ वर्सेस 8,000 करोड़, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगेन गोइंग बैक कि नॉर्थ कोरिया का जो आपने एग्जाम्पल दिया, अगर इस तरीके की ऑटोक्रेसी होती ना, तो वो 10,000 और 8,000 का स्प्लिट नहीं होता, वो 17,000 और 1,000 करोड़ का स्प्लिट होता। एनीवे, अब आप बोलते हो कि यार हम लोग हार क्यों जाते हैं, तो आप सोचो कि 18,000, आपके पास 8,000 करोड़ का बॉन्ड है, आपके पास 8,000 करोड़ इंडिया अलायंस के पास पैसा जो डिपॉजिट हुआ है, यार उसमें से 10% ही आप अलग कर लो ना, 800 करोड़, और आप अच्छे से यूज करो सोशल मीडिया का टू प्रोपोगेट कि आप लोगों ने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या डेवलपमेंटल काम किए हैं, उससे पब्लिक को क्या बेनिफिट हुआ है, और बीजेपी ने क्या क्या खराब काम किए हैं, उससे पहले पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है, आप आराम से एक मीडिया कंपनी हायर करके अपने वॉइस को, अपने विजन को पब्लिक के सामने रख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पैसे की नहीं है, दिक्कत यह है कि आपके पास विजन ही नहीं है। राहुल गांधी चलते हैं यात्रा में, बंगाल पहुंचते हैं तो इंडिया अलायंस की जो पार्टनर है TMC वो उनसे लड़ जाती है, बिहार आते हैं तो नीतीश कुमार स्विच कर जाते हैं, यूपी में घुसते हैं तो जयंत चौधरी वो पाला बदल लेते हैं, अडानी पे वो गाली दे रहे होते हैं, और उन्हीं के जो पार्टनर थे जब महाराष्ट्र में महाअघाड़ी बनी हुई थी तब के समय की बात है, उस समय शरद यादव बोलते हैं कि यार अडानी को वो क्लीन चिट दे देते हैं और बोलते हैं कि इनके बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। शरद यादव भी छोड़ दीजिए, आपके खुद के CM जो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्वाइट कर लिया अडानी को कि आप हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट बनाइए। आपके राजस्थान के CM अशोक गहलोत, उन्होंने इन्वाइट कर लिया अडानी को। तो पब्लिक ये देखती है ना कि आपके पास कोई विजन ही नहीं है। एक बंदा राग भोपाली गा रहा है, एक बंदा कोई रॉक बैंड बजा रहा है, एक बंदा गजल गा रहा है, तो कर्कश लगता है उनको, उनके थॉट प्रोसेस को आप चैनल नहीं कर पाते। वहीं पे जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि बीजेपी का एक बहुत क्लियर कट विजन है। उस विजन को ठीक है वो 80% अचीव कर पाते हैं, 50% अचीव कर पाते हैं, बट दे हैव द ट्रस्ट कि ये लोग उस विजन को अचीव करने की तरफ अग्रसर हैं, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। तो ये उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी है कि वो अपने कम्युनिकेशन को इतना आर्टिकुलेटली रख पाते हैं कि आम से आम जनता और पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड जनता है दोनों उनसे इन्फ्लुएंस हो पाता है। तो आप उनसे सीखिए ना, सीखने का टेंडेंसी आप में है नहीं, आप में बस है कि दूसरे को गाली देने का टेंडेंसी। और आपने जो अपने गुरु से सीखा है रवीश कुमार से कि क्या अंधेरा कायम हो गया, अब आपके टीवी पे अंधेरा छा गया, जीवन में अंधेरा छा गया। पत्रकारिता का आपको अगर डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया का इतना ज़्यादा चिंता हो रहा है, तो आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा ना ध्रुव राठी कि जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे आपके जो गुरु थे रवीश कुमार, वो हिंडन नदी पे जाकर पता नहीं क्या क्या करतूत कर रहे थे, तो जब अब क्लियर हो गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है अडानी को, जब यूएस गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हम लोग क्रेडिबिलिटी नहीं देते हैं। अभी से नहीं, सतयुग से ही मैं हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि हिंडनबर्ग का दफ्तर हिंडन नदी के किनारे नहीं, न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद आकर के वो माफी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं ना। सिर्फ छोटे से छोटे न्यूज़पेपर में भी जब गलतियां होती है तो एक कॉलेजेंडम का पेज निकलता है कि भाई हमसे मिसप्रिंट हो गया, या हमारा ये जो थॉट था या डेटा था ये गलत था, तो हम भी एक्नॉलेज दैट। पर आप तो ये नहीं करते, आप तो बोले निकल गए। सिमिलरली राहुल गांधी जो थे वो राफेल के इशू पे चौकीदार चोर है बोल के निकल गए, फिर उनको जब सुप्रीम कोर्ट में सीधा बुलाया गया डिफेमेशन केस के लिए, तो वो फिर माफी मांगते हैं कि यार गलती हो गई। लेकिन आप इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं करने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरीके से बस लाइज को पेडल किया जाए, प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए, ताकि यार 100 बार बोलेंगे तो एक बार तो कोई मान ही लेगा। तो नहीं मानेगा, बिकॉज पीपल आर बिकम मच मोर अवेयर, एंड यू इवन स्मॉलर चैनल लाइक मी जो आपके 1% भी सब्सक्राइबर बेस नहीं रखता है, आर नाउ राइजिंग अप टू फैक्ट चेक यू ऑन द बुलशिट व्हिच यू आर स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया। अब आखिरी टॉपिक पे दिया था, तो ये तो इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, बिकॉज आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हो कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि इनको कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी वो वोट किए जा रहे हैं। तो आप एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हो, एक कोई थिंकर भी था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने बोला था कि द एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ द ग्रुप इज मोर देन द इंटेलिजेंस ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दैट ग्रुप। ये थिंकर कौन था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और इस पार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ गूगल करके कमेंट में मुझे बताइए। बट
तो ये थॉट बताता है कि जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस होता है ना, वो इतना इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, और अगर मान लो एक बार मैनिपुलेट हो भी गया तो बार बार, 2 बार 3 बार मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुत क्विकली कि गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स क्या है। उज्ज्वला, नल जल, पीएम आवास योजना, रफेल, दौलत बेग ओल्डी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। कश्मीर जो जम्मू रीजन है, जो चाइना बॉर्डर के पास है, ये एक एयर स्ट्रिप था जिसको हम लोग डिसफंक्शनल करके रखे हुए थे। इनफैक्ट उस समय के जो एयर मार्शल थे उन्होंने इसको रीएक्टिवेट कराने की कोशिश की गई थी, तो उनको शायद डिसमिस कर दिया गया था, इनको वार्निंग दी गई थी। सोचिए ये हालत था। तो दौलत बेग ओल्डी जैसे जो प्रोजेक्ट हैं और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसे प्रोजेक्ट, क्रिटिकल प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुआ है, इसका को कंप्लीट करवाया गया। स्पेस मिशन, राम मंदिर, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ G20, उसके अंदर इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, वुमेन रिजर्वेशन बिल। जो लोग हमेशा बोलते थे कि यार बीजेपी पेट्रियार्कियल पार्टी है और बस मनुवादी पार्टी है, वो पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आ रही है। जितने सेकुलर पार्टी थे वो आज तक सोच ही रहे थे, इस पर डिबेट डिस्कशन ही कर रहे थे। आर्टिकल 370 एबॉलिशन, जिसके बाद से याना मीर जैसी जो लड़कियां हैं कश्मीर की, वो यूके पार्लियामेंट में जाकर के बताती हैं कि हाउ कश्मीर इज प्रोग्रेसिंग। फॉर्चुनेटली याना मीर इज अ मुस्लिम, क्योंकि अगर हिंदू कोई जाकर बोल देता तो फिर आप इस पे हंसते वक्त बोलते प्रोपेगेंडा वीडियो है, ऑल दैट। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है वो पीएम मोदी को बॉस बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट जो है वो उनका पैर छूते हैं। तो अब तो आप इस पे भी अपना थ्योरी लगाइएगा कि शायद उनके पीछे भी ईडी सीबीआई लगा देते पीएम मोदी कि अगर पैर नहीं छुओगे तो तुम्हारे ऊपर भी रेड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, ये आपका स्टाइल है हर चीज़ में अपने एजेंडा को इंसर्ट करने में, तो आपको काम मुबारक। नाउ बिफोर कंक्लूडिंग आई विल से कि ध्रुव, मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है ध्रुव राठी से, और मैं ये भी बोलता हूँ कि उसने जो भी पॉइंट्स उठाए हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है। ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी के अंदर फ्लॉज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बीइंग अ बिहारी, आई फील वेरी मच चीटेड बाय बीजेपी, क्योंकि यार तमिलनाडु और केरला जैसा स्टेट जो आपको एक एमपी एक एमएलए भी नहीं देता है, वहाँ पर आप इतना एफर्ट लगाते हो, वहाँ पे आप लीडर्स, अन्नामलाई जैसे लीडर्स खोज लेते हो कि वहाँ पे उस स्टेट का में आप कैसे अपने सरकार बनाओ। और बिहार जैसा स्टेट जो आपको आप 20 सीट या 21 सीट पे फाइट करते हो, उसमें 16 सीट आपको जिताता है, और यहाँ पे आप बार बार नीतीश कुमार से अलायंस कर लेते हो। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। दूसरी बात मुझे ये नहीं पसंद है कि आज का जो बीजेपी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। तो बहुत सारे एरो जो नेता हैं जो काम के ना काज के दुश्मन अनाज के टाइप से, वो भी जीत जाते हैं। तो ये भी चीज़ अच्छी बात नहीं है। एक न्यू ब्रीड ऑफ लीडरशिप क्रिएट होनी चाहिए एट अ लोकल लेवल। ये जरूरी नहीं है कि हर बार पीएम मोदी जाके स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन सब जगह जाकर के वो कैंपेन कर रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, तो ये भी प्रॉब्लम है। पर पॉइंट है कि आप ये प्रॉब्लम ऐसा पोर्ट्रे करते हो कि बीजेपी ने क्रिएट किया और बीजेपी को बस हटा दो तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ये बात सही नहीं। आप बहुत क्लियर बाइनरी क्रिएट करते हो कि बीजेपी मतलब बैड, बीजेपी मतलब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आरजेडी ले आओ, लालू ले आओ जो चारा चोरी में अंदर है, फिर उसके बेटे को ले आओ जो जमीन लेकर के नौकरी दे रहा है, या फिर ममता को ले आओ जो संदेश खली में इतने सारे रेप और इंसिडेंट्स हो रही हैं वुमेन के ऊपर, उस पर वो चुप्पी साध के बैठी है। तो ऐसे ऐसे लोग ला करके डेमोक्रेसी सेव कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आपकी एक्सट्रीमिटीज़ है। आपने अपने वीडियो में एक जो एग्जांपल साइट किया था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने प्रशांत किशोर का एग्जांपल दिया और बताया कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसे खतरे में आ गया। तो पहली बात तो मैं बोलूँगा प्रशांत किशोर है कौन? प्रशांत किशोर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है कि जो, या सीजीआई तो नहीं है जिनके बोलने से कुछ हो जाए। लेकिन चलिए मैं आपकी बात फिर एग्री कर लेता हूँ और उन्हीं प्रशांत किशोर का मैं ये क्लिप यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर व्यूअर्स टू डिसाइड कि यही प्रशांत किशोर ऑपोजिशन के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये लोग मिसअलाइंड हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, जिस समय राहुल गांधी को एजेंडा नहीं है। और इनफैक्ट सबसे फनी बात ये थी कि प्रशांत किशोर जब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो 15 बार हारने के बाद भी This could be the worst time for you to leave headquarters and go for a yatra. When you are needed at headquarters, you are in field. You see the BJP's effort and their organizational focus is completely on east and south. Opposition is not able to hold either their strong areas or get into the new areas where they need to work on. Ram, Viksit Bharat, Labharti, Hindutva, everything is now subservient to this brand Modi. Do you agree with that it is necessary? अपने को केपेबल समझते हैं और हार नहीं मानते हैं। तो कांग्रेसियों को ये लगा, कांग्रेस की पार्टी जो थी उसको लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दे आर सो स्टूपिड टू नॉट इवन रियलाइज दैट दिस वाज अ सरकाज़म प्लेड ऑन देम। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो का एंड करूँगा। आई लीव इट टू द ऑडियंस टू डू देयर ओन रिसर्च। मेरे को जितना बताया था मैंने बता दिया। आई लीव इट टू द ऑडियंस टू देयर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। मैं एक सिंपल एडवाइस ये दूंगा कि एज अ रूल ऑफ थंब हमेशा आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे जो भी आपको इस तरीके का वीडियो दिखाया जा रहा है, जो एक्सट्रीमिटीज़ में जा रहा है कि यार
एकदम डेमोक्रेसी मर जा रहा है, या फिर जो दूसरे एक्सट्रीमिटीज में भी जा रहे हैं, बीजेपी आएगी तो एकदम भारत बदल जाएगा और ये हो जाएगा, दोनों एक्सट्रीमिटीज से बचने का सिंपल तरीका है कि जो भी क्लेम किया जा रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट जो है उसको एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पे। गूगल तो है ही आपके पास, एकदम 2 मिनट के अंदर आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपके पास सामने में मिल करके आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म मच मोर एजुकेटेड ओपिनियन रादर देन जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड थिंकिंग कि यार चाहे तो एकदम ही भारत गर्त में चला गया है, या फिर ऑन कॉन्ट्ररी थिंकिंग कि यार तो एकदम हम विश्वगुरु ही बन गए हैं और कुछ अचीव करने के लिए रहा ही नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई कमेंट्री, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, इफ यू लाइक माई कमेंट्री ऑन ध्रुव राठीज वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।